यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का क है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जयवर्धन है, शिरीष के फूल है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, साहित्य का मर्म है। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है जयवर्धन, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जयवर्धन उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, जयवर्धन क्या है? उपन्यास है। शिरीष के फूल साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 1 का ख है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुवस्वामिनी, आत्मनेपद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी क्या है? नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। कुटज, कुटज हजारी प्रसाद का निबंध है। आत्मनेपद, ये निबंध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का ग है, डायरी विधा की रचना नहीं है। ज़्यादा अपनी कम पराई, निठल्ले की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवासी की डायरी। तो डायरी विधा की रचना नहीं है, ज़्यादा अपनी कम पराई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा अपनी कम पराई ये जो है संस्मरण विधा की रचना है। और किसकी है? उपेंद्र नाथ आस्क की रचना है। उपेंद्र नाथ आस्क की। निठल्ले की डायरी, तो मेरे प्यारे बच्चों निठल्ले की डायरी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी, ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न नंबर 1 का घा है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। हरिशंकर प्रसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, रूपक रहस्य के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास हैं, वियोगी हरि है, रामचंद्र शुक्ल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। तो रूपक रहस्य के बाबू श्याम सुंदर दास जी लेखक हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओत की कृति नहीं है। देखिए, चौखे चौपदे है, प्रिय प्रवास भी है, वैदेही वनवास भी है। चित्राधार नहीं है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का खा है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज, अपने अपने अजनबी, अनघ या फिर प्रादक्षिणा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है पूछ रहा है, तो अपने अपने अजनबी नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने अपने अजनबी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का उपन्यास है। सिद्धराज, अनघ, प्रादक्षिणा ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, यशपाल की, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो यशपाल का कहानी है। पिंजड़े की उड़ान यशपाल की कहानी संग्रह है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का घा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 1959 है, 1969 है, 1951 है, 1943 है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दूसरा तार सप्तक तो 1951 बताना है। अगर पूछ ले तीसरा तार सप्तक तो 1959 बताना है। अगर पूछ ले चौथा तार सप्तक तो बताना है 1979। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1868 से 1900 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1922 तक, 1938 से 1943 तक। तो 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग की समय सीमा है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतीय युग की समय सीमा है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय सीमा है, यानी छायावाद की समय सीमा है। ठीक है, और
इसके बाद 1938 से 1943 तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पैराग्राफ के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले अच्छे से गद्यांश को पढ़ते हैं। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए यहाँ पर भाषा शब्द आ गया है, तो जहाँ पर भाषा शब्द आ जाए और भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि को प्रामाणिकता को सूचित करती है। यह दर्शाती है कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य होता है। इसका उत्तर आपको सीधा सीधा पैराग्राफ में मिल जाना है। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ में इसका उत्तर लिखा हुआ है। भाषा के सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसके बाद तीसरा अगला प्रश्न है, परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। तो परंपरागत का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली। अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। इसके बाद अगला 5वां है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो चलिए आपको बता देते हैं व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, गद्यांश का रेखांकित अंश यह बताता है कि सड़ी गली मान्यताओं और पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसलिए भाषा को प्रगतिशील और समय अनुकूल होना चाहिए। अथवा करके 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं पहला वाला करना है या अथवा कर नीचे वाला करना है। तो अथवा वाला भी देखते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए राष्ट्र शब्द आ गया। ठीक है, राष्ट्र शब्द, पृथ्वी शब्द, भूमि शब्द, तो समझ जाइए आप राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वर्तमान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बना रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या आपको करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इसकी व्याख्या, रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है,
दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का होता है। बैठी थी अचल तथाप असंख्य तरंगे। केकई अचल बैठी हुई थी, लेकिन यानी अचल का मतलब स्थिर, केकई स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में प्रश्नों के असंख्य तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गौमुखी गंगा। वह केकई जो कभी सिंहनी की भांति हाहाकार मचा देती थी, आज वो गौमुखी गंगा के समान शांत बैठी हुई है। हाँ, जानकर भी मैंने ना भरत को जाना। केकई कहती है, हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी उसको नहीं जान पाया। सब सुन ले, तुमने अभी यह स्वयं माना। केकई कहती है कि अब सब सुने, तुमने अभी यह स्वयं माना है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। केकई कहते हैं, अगर ये बात सच है तो तुम घर को लौट चलो। अपराधिन हूँ मैं, हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ क्या है? दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। केकई कहती है, शपथ क्या है, कसम क्या है? दुर्बलता का चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ, पर हम अबला स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो केकई का अनुताप पाठ का नाम है, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकई के किस रूप का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में विधवा केकई श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो पूरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी केकई के मन में विचारों की अनगनत तरंगे उठ रही थी। कभी सिंहनी से प्रतीत होने वाली केकई आज दीनता के भाव से भरी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरा, क्या कह रहा है? सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली केकई अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। केकई के बदलते स्वभाव की कवि ने कल्पना की है। इसी कारण पहले प्रसंग में उसने सिंघनी और वर्तमान रूप के लिए गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? घर लौट जाने के लिए कौन किससे आग्रह कर रही है? तो घर लौट चलने के लिए केकई राम से आग्रह कर रही है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है, ठीक है। फिर अथवा करके इसमें भी 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है, तो इसको भी देख लेते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो रास्ते में पड़ी हो, धरा में पड़ी हो। यदि कोई सूखी मुरझाई हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो, यदि कोई सूखी मुरझाई हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसको उठा करके श्री कृष्ण के पैर के नीचे गिरा देना, पैर के सामने गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और यों सीधे प्रकट करना और इस प्रकार से बता देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, मलिन होकर के सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो। राधा कहती है कि यदि नवीन पेड़ का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे, तो उसे श्री कृष्ण के सामने ला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और उसे धीरे धीरे इस प्रकार कर संभाल कर रखना। पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित तो सा हमारा, और इस प्रकार से हमारा आपके वियोग में, यानी उनके वियोग में पीला होना अर्थात दुखी होना बता देना। चलिए देखते हैं इसका क्या है। पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक पवन दूत का, पाठ के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पाँव के पास गिरा देने के लिए कहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहते हैं? सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही है। प्रोसिता साम्य अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके बाद है, उपयुक्त पंक्तियों की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता दिया है। इसके बाद 5 का नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। हरिशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको सेम परीक्षा में लिखना है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यास के कार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। यहाँ से बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। आलोचना हिंदी साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर। इतिहास है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1850 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। ठीक है। रचनाएं हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। काव्य में लिखेंगे कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्राबोधिनी। नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवत। निबंध में कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में लिखना है। अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए। ये भी 80 शब्द में है। तो अथवा करके दिया हुआ है, एक करना है आपको। तो हम पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। सारांश हेडिंग डालेंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारी खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया जाता है क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर के फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुरली काकी उसे बुलाने जाते हैं तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्पीड दे दो। इस पंचायत में स्पीड है नहीं। मुंडी गर्री का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके आगे 7वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा, यह भी 50 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। ठीक है। संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद लिखेंगे, तभी आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणम चा सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है।
किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददात। अधिक कहने से क्या चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादर्शीम किंच दन्यत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्र तादर्शी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार चासीत। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत। इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा था। यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड़य मासम पश्यत तत्रयो सा शीघ्रयो उपस्थिता सर्वविधम सहाय चाक्रोत। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा आस्य स्वभाव आवासित। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, यहाँ देख सकते हैं आप। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी 7 अंक का है। जल बिंदु निपैतेन क्रमशः पूरिते घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चाधनस्य, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा वाला भी देखते हैं। जातक कथा से लिया गया, जातक कथा के उल्लूक जातकम से। ना मैं रोस्ते भद्रावाह उल्लूकस विशेषणम, तुम्हारा उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस मुख्य पस, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्य, क्रोध करने पर कैसा होगा। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर 9 नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है। सर्वधनम प्रधानम किम धनमस्त, सर्वधनम प्रधानम विद्याधनमस्त। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्त आसन, पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्त आसन। इसके बाद अगला प्रश्न है कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ते, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चास्त। फिर 10 का खा और गा है। करुण रस अथवा शांत रस, उपमा अथवा प्रेक्षालंकार, चौपाया अथवा कुंडलीय छंद। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध है। तो 9 नंबर का होता है। ये निबंध आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का पहला है। तो 12 का पहला है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? पवित्रम का संधिविच्छेद पो प्लस इत्रम, क्या होगा? पो प्लस इत्रम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हरेव का संधिविच्छेद, तो हरेव का संधिविच्छेद क्या होता है? हरे प्लस ओ, बा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है दोग्धा का संधिविच्छेद। तो दोग्धा का संधिविच्छेद क्या होता है? दोध प्लस धा, क्या होता है? दोध प्लस धा। फिर है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को समास का नाम लिखिए। 2 अंक का है। प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग लगा है, अव्ययभाव समास है। निर्दोष में तत्पुरुष समास है। और सज्जना में कर्मधारय समास है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 8 अंक का है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है। लघुता में प्रत्यय है। तो लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। इसके बाद किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? तो इसमें जो है धीमान, धीमान में मतुप प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। ग्रहम प्रत्य परिता वनमस्त, इसमें कौन सी? इसमें द्वितीय विभक्ति है। सा शीर्षा खल्लौठा, इसमें तृतीय विभक्ति है। देवभ्य स्वाहा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करें। धन्यवाद।